अलाउ कर। अलाउ कर दूं तेरा सबको? म्यूट है, हेलो, आवाज नहीं आई मुझे। सुन, अलाउ कर दूं अभी सबको? मैंने कैमरा एडजस्ट करा है क्योंकि मुझे ही पढ़ाना नहीं है ना। हाँ बोल। अलाउ कर दूं सबको? अलाउ कर दे, हाँ। तू अलाउ ऑल कर दे एक बार में। अभी एक ही बंदा आया है, तू सुन। ठीक है, तू अपने फोन से ग्रुप पे मैसेज कर, मीटिंग है, मीटिंग इज स्टार्टेड, काइंडली ज्वाइन। ठीक है, तू अपना नेट वो आवाज ऑडियो और वीडियो ऑफ कर। भी टेट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हो। So let me introduce myself. Myself Ekta Dubey. I'm a special educator. I completed my special education, that is D.Ed in special education and intellectual disability in 2018, as well as I cleared my CTET in 2018 and 19 too. And right now I did my graduation from psychology from IGNOU, and we are providing you all the knowledge by our channel, that is Learning Orbit on YouTube, as well as these webinars. And we also provide sessions for children with special needs. So today's webinar, let me start, and the time is okay. So let's start the webinar. Let me over to the Anjali ma'am. She's also a special educator and a very great teacher. So ma'am, over to you. Yes, yes, ma'am. Thank you, Ekta ma'am, for introduction. Hello, everyone. I am Anjali Jain. I am a special educator and completed my graduation in BA Psychology and cleared CTET 2 in 2018 and 19. So आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आप सबको पता है गैगनेस थ्योरी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले आप सब लोग ये मतलब यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जिन्हें ये टॉपिक पहले से आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। काफी सारे यहाँ टीचिंग एग्जाम्स के हैं और काफी सारे नहीं भी होंगे जो जनरली यहाँ पर एज अ नॉलेज के लिए आए हैं। तो हम सबका ये डेकोरम मेंटेन करते हुए चलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हम ये थ्योरी, यहाँ पे सिर्फ सीटेट के पर्पज से नहीं, हम टोटल नॉलेज को प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे भी हमें जिस भी रिसोर्सेज से ये नॉलेज हमें इस थ्योरी के बारे में मिली है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आप अपना फोन को, अगर आपने वर्टिकल है तो प्लीज हॉरिजॉन्टल कर लीजिए ताकि आपको बिगर व्यू दिखे हमारे, हम जो अपना बोर्ड का व्यू देंगे। एंड आप प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग म्यूट रखिएगा अपनी ऑडियोज को, सो दैट सब ये मीटिंग आराम से चल पाए। या लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। या पहले मैं आपको ये टॉपिक का ओवरव्यू देना चाहूंगी। वेट, let me join others.
यस, मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं उस टॉपिक का जो कि हमारी गैनेस थ्योरी है उसका एक ओवरव्यू दूंगी एक चार्ट से, जिससे कि आपको उसका क्लियर होगा कि हमें कैसे उस थ्योरी के बारे में क्या क्या जानना है और क्या क्या नहीं। एक माइंड मैपिंग करेंगे हम लोग। माइंड मैपिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे कुछ लोग की माइंड मैपिंग क्या होता है। हम एक टॉपिक का या कोई भी कंसेप्ट होता है, कोई भी आइडिया, उसका ऑलरेडी अपने माइंड में क्या क्या चीजें हैं वो बनाकर चलते हैं, तो हम वो माइंड मैपिंग करेंगे अपने इस चार्ट। Let me share the screen. Others are also joining. Yeah. Wait, I'm admitting others. Yeah. Yes. I hope everyone can see the screen. Yes. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, गैनीज थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। या दिस इज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट एम गैने। जैसे कि हमें नाम से पता चला गैनेज थ्योरी, तो ये गैने ने ही डेवलप की थी, रॉबर्ट एम गैने ने। And this theory is made up of 3 components. This is our taxonomy of learning outcomes, conditions of learning, and 9 events of instruction. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी ये थ्योरी है जो हमारी 3 कंपोनेंट से बनी है, विच इज टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स, conditions of learning, and 9 events of instruction. इस वेट या तो टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स के भी 3 डोमेन्स है। कॉग्निटिव डोमेन विच इंक्लूड कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड वर्बल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हमारे कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज आती हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आती हैं एंड वर्बल इंफॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन विच इंक्लूड एटीट्यूड। अफेक्टिव डोमेन यहाँ पे हमारा बिहेवियर से रिलेटेड होता है कि क्या हमारा बिहेवियर है, एटीट्यूड वगैरह, ये एटीट्यूड। नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन विच इंक्लूड मोटर स्किल्स। हम पढ़ेंगे ये सब चीजें क्या क्या होती है। अभी एक ओवरव्यू के लिए आई एम टेलिंग कि क्या क्या चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर। अगर आप में से कुछ लोगों ने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो उस टेक्सोनॉमी में यही 3 डोमेन्स हैं। गैने ने उसी टेक्सोनॉमी से इम्प्रूव हो, मतलब वहां पे इम्प्रेस होकर उन्होंने ये 3 डोमेन्स में इसे डिवाइड किया। ये भी हमारी ब्लूम की टेक्सोनॉमी से ही प्रभावित थे। ये 3 डोमेन हम लोग ये भी जान सकते हैं इसमें कि ये 3 डोमेन हमारे ब्लूम के थे और यहाँ पर भी ये 3 डोमेन है। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। काफी सारी कंडीशंस है लर्निंग, हम लोग भी उसे आगे जानेंगे अच्छे से। 9 इवेंट्स आर दिस: गेनिंग अटेंशन, इंफॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, stimulating recall of prior learning, presenting the stimulus, providing learning guidance, eliciting performance, providing feedback, assessing performance, and enhancing retention and transfer। ये हमारे 9 इवेंट्स है। डोंट वरी, इन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। इस थ्योरी के साथ आगे आगे अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। मेक श्योर है आज आपको ये थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आज आप ये सेशन आप ले रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं, 1 आवर दे रहे हैं, तो ये आपका टॉपिक क्लियर होगा। मैं एज्यूम करती हूँ मेरा भी यहाँ पे मतलब इस जो हमारा टाइम चल रहा है पेंडेमिक का, कि पढ़ने का मन नहीं होता, और एज्यूम करती हूँ आपका भी नहीं होता होगा शायद। तो इसलिए यहाँ पे हम इस 1 घंटे में एक टॉपिक क्लियर करना मुश्किल है। तो आज हम लोग जिस भी रिसोर्सेज से हम लोग ये टॉपिक्स क्लियर करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम आपको भी वही प्रोवाइड करें और साथ में सब प्रिपरेशन करें, साथ चले। तो मैं ये हमारा ओवरव्यू था। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ और अपनी थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। यस, ओके, यस, मैं अपनी अब दूसरी स्क्रीन पे जाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बोर्ड पर, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी।
हेलो, I'm sorry, please take care of that. हेलो, या आप ठीक है मैम? Yes, ma'am. यस, Let's just बोर्ड इज क्लियर? ma'am, this little bit blurred. Wait. Now it's clear, ma'am. Yes, it's Yeah. clear, right? ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गैनेस थ्योरी ऑफ लर्निंग। किसने दी थी? जैसे कि हमने जाना ओवरव्यू में, रॉबर्ट मिल्स गैनेस। कौन बार हो सकता है इनका पूरा नाम भी दे दे, तो आपको वहां पे जानना पड़ेगा कि उसका पूरा नाम क्या है। उनका पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट मिल्स गैनेस। एंड पॉइंट जो कि Ma'am, kindly check your connection. Your sound is breaking. an American. Hello? Your sound is breaking, ma'am. Kindly check your connection. Wait. Yeah. So जैसा कि मैम ने ओवरव्यू दिया कि व्हाट इज गैने थ्योरी, उन्होंने अपने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया और इनका पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गैने। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और टेक्सोनॉमी में मैम ने आपको बताया कि वो आपको 3 चीजें बताएंगी इस थ्योरी के बारे में जो ओवरऑल सब हर जगह पे अवेलेबल है। टेक्सोनॉमी क्या होती है लर्निंग आउटकम्स की, कंडीशन क्या है लर्निंग की। आई थिंक राइट नाउ यू आर ऑडिबल। एम आई ऑडिबल फ्रेंड्स? Yes, yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am, you are audible and now Yeah, it is clear. Ma'am, wait. Yeah, now it's clear. Yeah. Continue. Yes. Let's continue. Yeah. हम लोगों ने पढ़ा, ये theory दी थी रॉबर्ट मिल्स गैने ने, and he is an American educational psychologist, जो कि एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, एंड नोन फॉर अ बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। उन्होंने बुक दी थी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये हमारी बहुत फेमस, उनकी मतलब इस बुक से वो काफी फेमस हुए, तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, विच इज गिवन बाय रॉबर्ट मिल्स गैने। एंड नाउ अब हम, जैसे कि हमने ओवरव्यू में देखा, सबसे पहले हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, तो हम लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने उसमें देखा था सबसे पहले हमारे उसमें यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स थे। एक इसमें थे कॉग्निटिव, साइकोमोटर, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव के हमारे 3 सब डोमेन्स हैं। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स उसमें इंक्लूड होता है डिस्क्रिमिनेशन, कंक्रीट कंसेप्ट, रूल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में हम लोग जहाँ पर अपना माइंड का यूज करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कंसेप्ट को देखते हैं, रूल अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हम लोग अपने माइंड यूज करके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स यूज होती हैं। उससे हम लोग यहाँ बेसिकली लर्निंग आउटकम्स है। लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि लर्निंग सिचुएशन एंड देन आउटकम्स, हमने उसे कितना सीखा। लाइक अगर हम क्लास में बच्चे को स्टडी, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देन हम लोग बाद में असिस्ट करते हैं कि क्या क्या बच्चों ने लर्न किया, क्या क्या पढ़ा, उनके आउटकम्स क्या निकले, हमने जितना पढ़ा है कितने आउटकम्स हमारे निकले। तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग सीखते हैं, कैसे कैसे आउटकम्स हमारे निकलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स उनकी इंप्रूव होती है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स कैसे वो एनालाइज करते हैं चीजों को, ये था हमारे इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में एबिलिटी टू लर्न, रिमेम्बर एंड थिंक। हमारी यहाँ पे एबिलिटी हम लोग उसमें देखते हैं क्या क्या एबिलिटी है, लर्न करने की, रिमेम्बर करने की, थिंक करने की। यहाँ पे हमारी जिसमें कॉग्निशन यूज होता है बच्चे का, और वो इस तरीके से सीखते हैं। लर्न, हम अगर क्लास में लर्निंग करा रहे हैं तो वो कितना लर्न कर रहे हैं, चीजों को याद रख रहे हैं, रिमेम्बर कितने टाइम तक याद रख रहे हैं, और चीजों के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन उनसे पूछ रही हूँ टॉपिक से रिलेटेड, तो वो थिंक करके, हमें सोच के आंसर करते हैं। तो ये थी हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है वर्बल इंफॉर्मेशन। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग लैंग्वेज एंड बाय लिसनिंग, विजुअल एंड रीडिंग। हमारी डेवलपमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन की डेवलपमेंट है, जो भी हम लोग नॉलेज लेते हैं अपनी सराउंडिंग से,
कैसे हमारी डेवलप होती है? लिसनिंग, सुनकर, विजुअल देखकर, रीडिंग पढ़कर। ये सब क्लासरूम में भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। बच्चे सुनते हैं टीचर को, विजुअल देखते हैं बोर्ड पे, टीचर अगर कुछ दिखा रहा है, कोई TLM शो कर रहा है या फिर बोर्ड पर वो लिख रहा है, वो विजुअलाइज करते हैं, रीडिंग करते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ के बोर्ड पर जो लिखा है उसे रीड करके वो लोग सीखते हैं। यहाँ पे वर्बल इंफॉर्मेशन वो से डेवलप करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पे वो फैक्ट्स ऑफ नॉलेज को हमारे जो भी हम लोग चीजें या नॉलेज गेन करते हैं वो एक तरीके से फैक्ट्स ऑफ नॉलेज या वर्बल इंफॉर्मेशन में कहा गया है। नेक्स्ट है एटीट्यूड, चूजिंग टू बिहेव इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट्स आवर न्यूली एक्वायर्ड वैल्यूज और बिलीफ। एटीट्यूड जो कि हमारा यहाँ पे जो अभी बिहेव करते हैं हम लोग, एटीट्यूड एक हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जिस वे में बिहेव करते हैं, अपनी वैल्यूज और बिलीव्स को एक्वायर करते हैं, वही बोलते हैं जैसे एनवायरनमेंट में हम लोग सीखते हैं, करते हैं, वैसे ही हम लोग उन्हें रिसीव करते हैं और बिहेव भी उसी तरीके से करते हैं। एटीट्यूड भी हमारा उसी तरीके से मोल्ड होता है और डेवलप होता है। तो यहाँ पे वही चीज है कि वो कैसे वैल्यूज बिलीव्स रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बिहेव में। नेक्स्ट है मोटर स्किल्स, एग्जीक्यूटिंग द परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ मसल। मोटर स्किल्स, साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पे हमारी मोटर स्किल्स में मैं बता देती हूँ, दो हमारे होते हैं, फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर। फाइन मोटर इज जिसमें हम लोग अपनी स्मॉल मसल्स को यूज करके एक्टिविटीज करते हैं, लाइक लिखना, राइटिंग। तो उसमें हमारी ये फिंगर्स यूज होती है, स्मॉल मसल्स का यूज किया जाता है, इसलिए ये फाइन मोटर है। नेक्स्ट है ग्रोस मोटर। ग्रोस मोटर में हमारी जो बिग मसल्स, बड़ी मसल्स होती है, हम उन्हें यूज करके एक्टिविटीज करते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग। तो इसमें हम लोग ग्रोस मोटर यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग द परफॉर्मेंस, जब लाइक अगर गेम्स पीरियड है तो या फिर कोई भी कंपटीशन हुआ है गेम से रिलेटेड जिसमें हमारी मोटर स्किल्स यूज हो, इवन क्राफ्ट में भी हमारी मोटर स्किल्स यूज होती है छोटी छोटी चीजों को टेस्ट करने के लिए। वहां पे सब जगह हमारी मोटर स्किल्स यूज होती है, तो उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस कैसी है उससे भी एक लर्निंग आउटकम निकल के आता है कि हम लोग कैसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये था इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ मसल्स, मसल्स के यूज से साइकोमोटर डोमेन। ये हमारा साइकोमोटर डोमेन, ये हमारे से लर्निंग आउटकम्स कैसे बच्चे आउटकम्स कैसे निकल के आते हैं, कौन कौन सी फेजेस में निकल के आ सकते हैं, कॉग्निशन में, वर्बल इंफॉर्मेशन के थ्रू, एटीट्यूड, बिहेव कैसे करते हैं, साइकोमोटर कितना डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। हमारी कंडीशंस क्या क्या होते हैं, कंडीशंस ऑफ लर्निंग है क्या ये समझते हैं। कंडीशंस ऑफ लर्निंग मतलब हम बच्चे का एक कैसे हम लोग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं क्लासरूम में या कहीं भी, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसी कंडीशंस बनाते हैं कि बच्चा जो भी टॉपिक हम लोग टीच करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, खुद वो पढ़ने वाला है, तो वो कितना पढ़ेगा, कैसे, किस कंडीशन में पढ़ेगा। तो इसके लिए एक हमारा ये ट्रायंगल है जो कि उन्होंने बताया था गैनी ने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फर्स्टली तो ये हमारा वेट गाइस, यस तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये एक हायरार्की ऑफ लर्निंग है। हायरार्की ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? हायरार्की मतलब है कि एक स्टेप मैनर, एक लेवल, मतलब एक सीरीज में चलते हैं, प्लस और ये नहीं होता कि हम आगे पीछे कहीं भी इन्हें प्लेस कर सकते हैं। इनकी जो प्लेस है, जैसे अगर ये फर्स्ट है सिग्नल लर्निंग, तो ये फर्स्ट में ही आएगा, हम उसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नहीं बना सकते। ये एक हायरार्की ऑफ लर्निंग है। जैसे कि हायरार्की आप लोगों को पता होगा, एक सीरियल में, एक लाइन में चलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हायरार्की ऑफ लर्निंग आता है। ऊपर से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। सिंपल ये हमारा फर्स्ट सिंपल होगा एंड देन सबसे लास्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, प्रोग्रेसिव मैनर में होगा। या तो यहाँ पे हमारे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है बी एंड यहाँ सी, तो हमारे 4 हैं बिहेवियरल कंसेप्ट एंड नेक्स्ट 4 है हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। या पहले हम देखते हैं क्या क्या है हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, कौन कौन से। फर्स्ट है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग मतलब सिग्नल के द्वारा सीखना। सिग्नल से कैसे सीखते हैं हम? ये जो हमारी लर्निंग है एक थ्योरी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग। वो इसी पे बेस्ड है सिग्नल लर्निंग। उसमें पैवलोव थे, इवान पैवलोव, उन्होंने डॉग एक्सपेरिमेंट किया। सिग्नल मतलब खाना मिलेगा बच्चे को, वो खाना मिलेगा डॉग को,
उसे सिग्नल मिलेगा, देन उसका सलाइवा आएगा। तो यहाँ पे सिग्नल लर्निंग हम उससे कनेक्ट करके इजीली समझ सकते हैं। यहाँ मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ। लाइट, रेड लाइट, वो एक सिग्नल, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, वो एक सिग्नल है। हमें अगर रेड लाइट होगी तो कार्स रुकेंगे, हम लोग जा सकते हैं, ग्रीन है तो कार्स जा रही है। तो ये हमारी सिग्नल लर्निंग हुई, हमें सिग्नल से पता चला है कि हमें क्या करना है, ये है हमारी सिग्नल लर्निंग। काफी सारे इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस हम लोग इमेजिन, अगर कोई यहाँ पे आप लोगों में से प्रिपेयर काफी सारी चीजें क्लियर हैं और सब स्टडी कर रहे हैं, तो एक थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि हमारी दी थी यहाँ पर हमारी ये थ्योरी थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, स्किनर ने दी थी, स्किनर बॉक्स, जिसमें रैट था। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में स्टिमुलस था कि वो स्टिमुलस मतलब वो फूड, एक उस बॉक्स था, उसमें लीवर लगाया था, मतलब बटन। अगर एक वो भूखा चूहा था, हंग्री, तो जब वो उस बॉक्स में बहुत ज्यादा कूदता था, खेलता, मतलब इधर उधर जाता था, तो उसे खाना चाहिए था, बट इधर उधर जाता, जैसे उसका पैर लगता लीवर पे, देन उसे खाना मिल रहा। तो वो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स था कि वो कैसे भाग रहा है उसे, और स्टिमुलस था हमारा फूड, कि उसे फूड मिला, देन वो रिस्पॉन्स करा, इधर उधर भाग रहा है कि उसे और खाना चाहिए। तो ये तो हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, हम इसे उससे रिलेट कर सकते हैं, तो इजिली समझ सकते हैं इस लर्निंग को। नेक्स्ट है चेनिंग। चेनिंग जैसे कि हमें समझ आ रहा है, एक मैनरिक सीरीज में हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत सारे एक्टिविटीज, आइडियाज या किसी को भी हम लोग लिंक करते हैं एक के बाद एक, तो वो होता है चेनिंग। जैसे हम लोग अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चा उसमें बहुत सारी चीजों को चेन करके सीख रहा है। जैसे वो बोर्ड से देख के लिख भी रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, टीचर जो बोल रहा है, स्टिमुलस दे रहा है, वो उसे भी सुनकर समझ रहा है, उसे भी चेंज कर रहा है। तो ये सब हमारे, वो एक टाइम पे बहुत सारी चीजों को ग्रास्प कर रहा है, चीजें देख रहा है, समझ रहा है, तो वो होगी हमारी चेनिंग। नेक्स्ट है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन में हम लोग दो या दो से ज्यादा आइडियाज को यहाँ पे लिंक करते हैं, वर्ड्स को लिंक करते हैं हम लोग, और फिर समझते हैं, तब लर्निंग होती है, तो उसे बोलते हैं वर्बल एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिंग। हम यहाँ पे काफी सारी चीजों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लाइक अगर दो चीजें हैं हमारे सामने, दो फूड हैं, हम अगर दाल चावल भी हैं, तो दो तरीके, काफी सारे तरीके हो सकते हैं, या तो हम उसे स्पून से खा ले या हाथों से खा ले, कैसे भी खा सकते हैं। तो हम लोग, हमें वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना है कि हमें क्या कैसे करना बेटर है। अगर हम लोग कहीं बाहर है, हम लोग हमें एटिकेट्स दिखाने हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली चम्मच से खाएंगे। अगर कोई घर पे, तो उसकी वो चॉइस है। तो हम लोगों को वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना है कि हमारे लिए क्या करना सही है वहाँ पर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में सब कुछ मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे गैनिस थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसका कंसेप्ट भी सीख रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आती है, डेफिनेशंस क्या है, क्या क्या टर्म्स आती है, तो पूरा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये थी हमारा कंसेप्ट लर्निंग। ये हमारी ये कंसेप्ट लर्निंग हमारे ज्यादातर हम लोग स्कूल में फॉर्मल सेटिंग्स में सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल लर्निंग। रूल लर्निंग, ये जो हमारे हम लोगों ने कॉग्निटिव एस्पेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग में हम लोग रूल्स को सीखते हैं, लाइक मैथ्स के फॉर्मूलाज या कोई भी फॉर्मूलाज हम लोग सीख रहे हैं, एक रूल लर्न करते हैं, और फिर हम लोग उन्हें एनालाइज करते हैं कि हम उन्हें कहाँ कहाँ अप्लाई और कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रूल सीखा कि अगर क्लास में टीचर आएगा तो मुझे वहां पर उठ के ग्रीट करना है उन्हें, तो ये एक रूल है। तो मैं जैसे टीचर आएगा तो मैं ये करूंगी, मैं ग्रीट करूंगी, तो ये एक रूल लर्निंग है हमें, कि सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, ये भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी रूल्स हम लोग सीख के देन लर्न करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड नहीं होता, काफी सारे और भी चीजें हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे करना आ गया अच्छे से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो अच्छे से उस स्टेज पर पहुंच गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, तब वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, चाहे वो अपनी कैजुअल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है ये जानना, उसे के क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। जैसे हाइपोथेसिस क्रिएट करना भी इसमें आता है, कि हाइपोथेसिस है एक, हम लोग टेम्पररी सॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ये हमारी हाइपोथेसिस है कि आगे जाके हमारा ये सॉल्यूशन
होने वाला है। तो ये चीज भी इसमें आएगी, साथ में हमें क्या स्ट्रेटेजी, क्या चीजें अप्लाई करनी है ताकि हम लोग वो सोल्यूशन तक पहुंचे। ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे मिडल में है, ये बिहेवियर और कॉग्निटिव के बीच का ये हमारा बोल सकते हैं स्टेज है, जो कि इसे इससे कनेक्ट करती है। ये हमारे थे कंडीशंस ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो हम लोगों ने ये अच्छे से सीखे, एंड देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, एकता मैम हमें आगे बताएंगे कि क्या क्या हमें आगे बढ़ना है। या ओवर टू यू एकता मैम। So yes, thank you ma'am to give me a chance. बहुत अच्छा समझाया आपने। हमने कंडीशन ऑफ लर्निंग जानी, टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स जाने। लर्निंग आउटकम जिससे हम बच्चों को जान सकते हैं कि वो कौन से फील्ड में, कौन से एस्पेक्ट में कितना कर पा रहा है, चाहे वो बिहेवियर हो, कॉग्निटिव हो या अफेक्टिव डोमेन हो। फिर हमने कंडीशन ऑफ लर्निंग जानी, जो हमको मैम ने बताया कि एक हायरार्की है जहाँ पे हम बच्चे को एक अलग अलग स्टेज पे कंडीशन करते हैं चीजों को समझाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं इवेंट्स की तरफ, द इंस्ट्रक्शन इवेंट्स ऑफ लर्निंग। बट उससे पहले फ्रेंड्स, आई थिंक 40 मिनट्स हो गए हैं और जूम के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अभी मीटिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम ना वापस रिजॉइन करते हैं ताकि बीच में इंटरप्ट ना हो और हमारा जो टॉपिक है वो लगातार चलता रहे। सो मैं मीटिंग एंड करने जा रही हूँ एक बार, उसके बाद हम रिजॉइन करते हैं। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सबके सब प्लीज रिजॉइन करिएगा, वरना मीटिंग बीच में अभी स्टॉप हो जाएगा तो फायदा नहीं है। सो काइंडली रिजॉइन द मीटिंग। यस, काइंडली रिजॉइन द मीटिंग टू सपोर्ट अस एंड थैंक यू। मैम सेम आईडी पासवर्ड से होगी मीटिंग ज्वाइन। सॉरी मैम, आई कांट हियर यू। मैम सेम आईडी पासवर्ड से मीटिंग ज्वाइन होगी। हाँ या आपको सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करना है। यू कैन ज्वाइन विद सेम आईडी एंड पासवर्ड। सो फ्रेंड्स लेट्स rejoin the meeting। वेटिंग रूम में अब लोग आ रहे हैं। let me end the meeting and rejoin it। So thank you friends to rejoin the meeting। Anjali ma'am, I am audible? I am audible ma'am or not? क्या प्लीज कोई मैसेज कर देगा कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं? Yes ma'am, Yeah, you are okay। audible। थैंक यू रितिका, थैंक यू मैम। सो यस, हमने अभी तक जाना कि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, लर्निंग की टेक्सोनॉमी क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी इवेंट्स के, या इवेंट्स ऑफ लर्निंग के। तो देयर आर 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। गेने ने अपनी थ्योरी में 9 इंस्ट्रक्शंस दिए
ये इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट है, एक तरह से क्लासरूम मैनेज करने का तरीका। उन्होंने बताया, he told us कि when we enter in the classroom, how we treat the students, how we introduce the chapter to the students. So एक ये तरीका है कि हम कैसे बच्चों को चैप्टर इंट्रोड्यूस करें या कोई भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें। उन्होंने उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन सेट करा कि आप इन स्टेज के थ्रू, इन मेथड्स के थ्रू बच्चों के सामने इंस्ट्रक्शंस रख सकते हैं। सो वो देखते हैं, उन्होंने 9 इवेंट्स दिए। क्या इवेंट्स थे वो? द वेरी फर्स्ट इज द गेन अटेंशन, दैट इज रिसेप्शन। वी हैव टू गेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। हमको स्टूडेंट्स के अटेंशन को गेन करना पड़ेगा। दैट इज कि बच्चे को रेडीनेस लानी पड़ेगी बच्चे के अंदर। वी हैव टू कीप देम रेडी फॉर द कंटेंट, फॉर द टॉपिक, फॉर द कंसेप्ट। सो पहला स्टेज क्या था? गेन अटेंशन, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। बच्चा रिसीव करे, बच्चा रिसेप्ट करे, उसके लिए हमें बच्चों की क्या करनी है? अटेंशन को गेन करना है। तो ये रिसेप्शन हमारे लिए, हमें गेन करना है बच्चे की अटेंशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, द सेकंड स्टेप इज इन्फॉर्मिंग लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, informing learners of objective. We have to inform the learner what is the objective of your content or the concept, why it is important. That is expectancy. Child should know why he or she is teaching this content or any content, and what are the use, what are the future aspects of that content. So हम बच्चों को बताते हैं कि हम जो कंटेंट उनको पढ़ाने जा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो उनके लिए यूजफुल क्यों है। हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो बताते हैं कि बच्चों आप इससे अपनी छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप बाहर जाके शॉप्स पे सामान खरीद सकते हैं। सो वी हैव टू गिव देम एग्जांपल्स ताकि उनको समझ में आए व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट चैप्टर एंड व्हाई दे हैव टू लर्न, व्हाई दे हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ताकि बच्चे समझे कि हमें क्यों पढ़ना है और क्यों समझना है उसको। अगर उनके पास वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और नहीं पढ़ेंगे। सो द second step is expectancy. We have to clear the objective of the chapter, of the content to the students. ठीक है। Now next is stimulating recall of prior learning. We have to recall the prior learning of the student, that is retrieval. We have to retrieve the past learning of the students regarding the chapter or the around the chapter, what are the children already know. So हमें क्या करना है? उनकी past जो knowledge है उसको recall करवाना है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके रिगार्डिंग बच्चे का जो करंट लेवल है उसको जो आता है पहले से उसको रिकॉल कराना। क्योंकि बच्चों को आ रहा होता है लेकिन क्या होता है उस टाइम दिमाग में क्लिक नहीं होता, बट अगर हम रिकॉल करवा देंगे तो वो अटेंटिव हो जाएंगे। ओके, हम इसी के रिगार्डिंग कुछ आगे पढ़ने वाले हैं, बेस हमें पता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का बेस जो है वो रिविजन हो जाता है। तो दैट इज रिट्राइवल। ओके, नाउ द फोर्थ स्टेप इज प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन. नाउ we are going to present the stimulus, that is whatever be the topic we are going to present in front of students. अब हम बच्चों को बताएंगे कि आपका टॉपिक क्या है, आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं। whatever be the topic we will introduce them कि this is your today's topic. आपकी प्रायर नॉलेज हम बता चुके हैं। सो ये हमारा क्या है? सिलेक्टिव परसेप्शन। दैट इज हमको सिलेक्टिव चीज बच्चों को बताएंगे। दैट इज आज का टॉपिक आपका ये है, ये सिलेक्टिव टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। अभी तक हम उसके इर्द गिर्द बात कर रहे थे कि उसके पहले की नॉलेज आपको क्या आती है, उसके बारे में कुछ पहले से आपको पता है, आपका प्रेजेंट लेवल क्या है। ठीक है। द फोर्थ स्टेप इज प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन. वी विल present the main content to the students. Now the next step, that is fifth, is providing learning guidance. That is our work. We have to give the guidance regarding that content. So providing learning guidance, that is semantic encoding. We will provide the semantic encoding, that is how the student can gain that information. We will encode them for them. We will encode that content for them. हम क्या करेंगे? उनके लिए उस कंटेंट को इजी बनाते हैं, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि अगर मैथ्स का चैप्टर है, बच्चों को आप डायरेक्टली क्वेश्चंस दोगे उसको नहीं आएंगे, बट जब हम उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं, उनको समझ में आता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, जिसको हम सिमेंटिक एनकोडिंग कहते हैं। उसके एक स्पेसिफिक टर्म है, आपने पढ़ा होगा मेमोरी में, सिमेंटिक एनकोडिंग, जब हम बच्चों के सामने एनकोड कर देते हैं हर एक चीज को, उनके अकॉर्डिंगली समझाते हैं उनको, दैट इज सिमेंटिक एनकोडिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज सिक्स्थ स्टेप, that is electing performance. We have to elect the performance, that is responding. यहाँ पे हम is it any issue? No, I think so. So the sixth is
इलेक्टिंग परफॉर्मेंस दैट इज रिस्पॉन्डिंग। अब क्या, जितना हमने बच्चों को पढ़ाया हम उनको कहेंगे दे विल रिवाइज इट और प्रैक्टिस इट। तो यहाँ पे हम उनकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। व्हाट वी विल डू, we will give them some practice questions or the content so they will remind it again and again. Now the seventh step is providing feedback, that is reinforcement. अब बच्चों ने जो प्रैक्टिस करी है उसमें कहीं क्या पता, अब हमने कोई कंटेंट पढ़ाया है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर बार बच्चा 100% ही गेन करे, बच्चा क्या हम लोग भी नहीं गेन करते। सो हम क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे एक फीडबैक, असेसमेंट का मतलब प्रोवाइडिंग फीडबैक, और उनको रीइंफोर्स करेंगे। जितना भी उन्होंने करा, जितना उनको समझ में आया, उसके ऊपर हम उन्हें फीडबैक देंगे कि कहाँ कहाँ पे आपकी गलती है और आप कहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको रीइंफोर्स भी करेंगे कि आपने इतना करा, उसके लिए वेल एंड गुड, जहां गलती है उनको बताएंगे, यहाँ पे डांटने का कोई सीन नहीं है। सो नेक्स्ट इज असेसिंग परफॉर्मेंस। द 8th स्टेप इज असेसिंग द परफॉर्मेंस, दैट इज रिट्राइवल। अब बच्चों ने जो करा है, हमने उनकी गलतियां निकाल ली, हमने उनको करेक्टिफाई कर दिया, उसके बाद हम उनकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा, कुछ एवरेज होंगे, किसी को और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। सो वी विल असेस अकॉर्डिंग टू दैट, सो दैट वी विल नो कि बच्चा कहाँ तक उस चीज को समझ पाया है, क्योंकि हर किसी का गेनिंग जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड द वेरी लास्ट स्टेप इज एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब बच्चा उस चीज को अपनी जनरलाइजेशन में नहीं लाएगा, वो उसके लिए यूजफुल नहीं रहेगी, वैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट तक रह जाएगी। दैट इज जनरलाइजेशन। चाइल्ड को अब उसको जनरलाइज करना है कि हाउ ही और शी यूज दैट टॉपिक इन इट्स डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट इज एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, दैट इज जनरलाइजेशन। अब हम जनरलाइज करेंगे। ये 9 इवेंट्स थे अकॉर्डिंग टू गेने, जो बोलते हैं वो कि क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस हमें ऐसे देने चाहिए। उन्होंने ये बहुत अच्छा तरीका बताया है क्लासरूम मैनेजमेंट का। अब उसके बेस पे एक एप्लीकेशन है और मैं काइंड ऑफ डेमो आपको दिखाऊंगी, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। और डेमो में मैं उनके जितने भी उन्होंने जो तीनों टेक्सोनॉमी, हायरार्की और एक इवेंट्स बताए हैं, उन सबके स्टेप्स भी आपको क्लियर कर दी रहूंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इतना सब कुछ क्यों है। कहीं ना कहीं हर किसी में वही बातें हो रही है, लेकिन क्यों और कैसे है वो आपको एंड तक क्लियर हो जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए। नाउ द एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन। अभी हमने जो ये सब देखा ना, यही है इसकी एप्लीकेशन। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, अब आप अज्यूम करिए कि हम क्लासरूम में हैं, हमें बच्चों को पढ़ाना है ट्राइंगल के बारे में। नहीं, बच्चे को ट्राइंगल आता है, उसका करंट लेवल है कि उसको ट्राइंगल की नॉलेज है, बट उसको ये नहीं पता कि ट्राइंगल को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो आज हम बच्चों को बताएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि जिसकी हर साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बारे में हम बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, गेन अटेंशन। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, बच्चे की अटेंशन गेन करनी है। तो हम क्या करेंगे, शो अ वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स। हम बच्चे को बहुत सारे ट्राइंगल्स दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चे को ट्राइंगल पता है। डिफरेंट कलर्स के दिखा दिए इंटरेक्टिव करने के लिए, हमने मॉडल्स दिखा दिए कि बच्चों ये क्या है, ट्राइंगल। सारे बच्चे जानते हैं अरे ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। एवरी चाइल्ड नो व्हाट इज ट्राइंगल, दैट इज 3 साइड्स, क्योंकि हमने उनको पहले से ये पढ़ा रखा है, ये उनका करंट लेवल ऑलरेडी है, ठीक है। पोस्ट क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेंसी बताएंगे बच्चों को कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि हमारा आज लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम बच्चों को बताएंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमने क्वेश्चन करा ताकि बच्चे क्यूरियस हो जाए। बच्चों के आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अब बच्चे ट्राइंगल तो पता था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चा क्यूरियस होगा और रेडी हो जाएगा अब इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिया, या फिर किसी और डिफरेंट वे से पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट हमें बच्चों को ऑब्जेक्टिव बताना है कि क्या है। नाउ नेक्स्ट रिव्यू द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमें जो डेफिनेशन ट्राइंगल की पता है ऑलरेडी, दैट इज प्रायर नॉलेज, हमें उसकी रिट्राइव करनी है। तो वो क्या करेंगे, हम बच्चों को बताएंगे, अच्छा बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ठीक है, लेकिन आपको ट्राइंगल तो पता है ना क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, क्या होता है वो, ट्राइंगल होता है। यहाँ पे बच्चे का बेस बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई बच्चा भूल गया होगा उसका रिविजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है गिव डेफिनेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमने क्या करा, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। अब हम सिलेक्टिव परसेप्शन दे रहे हैं। अब बच्चे के सामने वो चीज लाए जो हमें उसको पढ़ानी है, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन, डेफिनेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, हमने बच्चों को दिखाया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है,
जिनके सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब सारे एंगल इक्वल है, इट मींस 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 60 डिग्री का हर एक एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडिंग गाइडेंस, दैट इज सीमेंटिंग एंड कोडिंग। अब यहाँ पे हमने बच्चों को एग्जांपल्स दिखाए अलग अलग की इक्विलेटरल ट्रायंगल के, कुछ छोटे कुछ बड़े, और हमने यहाँ पे बच्चों को कंस्ट्रक्ट करना सिखाया ट्रायंगल। अगर बच्चा बड़ी क्लास में है तो कंस्ट्रक्ट, वरना नॉर्मली स्केल से ड्रॉ, ताकि उसको लगभग मालूम हो कि अगर एक लाइन 2 सेंटीमीटर की तो दूसरी और तीसरी भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। डी से एंगल नाप लेगा, और अगर कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो कंपास से कंस्ट्रक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, वो क्लास वाइज होता है। ठीक है, फिर है आस्क स्टूडेंट टू क्रिएट 5 डिफरेंट एग्जांपल। ये क्या है, इलेक्टिंग द परफॉर्मेंस। हम बच्चों को सिखा चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बोलेंगे आप भी वैसे ही 2, 4, 5 एग्जांपल्स और करो। यहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस इलेक्ट होगी, क्या पता वो 5 बनाए उसमें से 4 गलत हो, क्या पता 4 सही हो और 1 गलत हो, तो हमें मालूम पड़ेगा कौन से बच्चे ने कितना गेन करा, क्लास में कितना अटेंटिव था और कितना ग्रास्प कर पाया। नाउ चेक ऑल द ट्रायंगल, दैट इज प्रोवाइडिंग फीडबैक, दैट इज रीइंफोर्समेंट। अब हम बच्चों के ट्रायंगल, बच्चों के वर्क को चेक करेंगे और उनको बताएंगे कि आपका कितना सही है और कितना गलत है, और उनको रीइंफोर्स करेंगे कि उन्होंने जितना भी करा वेल डन। ठीक है, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है यहाँ पे। आफ्टर दैट असेसिंग द परफॉर्मेंस, अब हम उनकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। अब हम उनकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। आई होप मेरा फास्ट ना जा रही हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्कोर्स एंड रेमिडिएशन। हमने असेसमेंट को असेसमेंट परफॉर्मेंस करने के लिए क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए प्रोवाइड करेंगे स्कोर एंड रेमिडिएशन। अब हमने स्कोर दिया, अब हमने देखा कि जहां पे बच्चा 5 में से 4 सही कर रहा है तो 1 में क्या गलती करी, उसको उस चीज के बारे में समझाया कि आपने यहाँ पे गलती करी है। जिसकी सिर्फ 1 या 2 सही हो रहे हैं तो उसको पूरा कंसेप्ट एक बार रिकॉल कराया, ताकि बच्चा अपने आप को डेवलप कर सके। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट, एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, दैट इज जनरलाइजेशन। अब हम बच्चों को कुछ पिक्चर्स, कुछ डायग्राम्स, कुछ मॉडल्स दिखाएंगे जो उनकी रियल लाइफ से रिसेंबल करते हैं और वो उसको जनरलाइज कर सके। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि क्या था 9 इवेंट्स और हमको कैसे प्रेजेंट करना है। मैं एक छोटा सा डेमो देती हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि क्या है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, शो वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हम बच्चों को वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स दिखाएंगे लाइक दिस, कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल है। यहाँ पे बच्चे के दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये ट्राइंगल ऐसा क्यों वैसा क्यों, उनके लिए वो सिर्फ 3 साइड है, दैट इज ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप करा, दैट इज शो वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमने बच्चे की क्या करी, अटेंशन गेन करी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चे के सामने एक अलग सा क्वेश्चन आ गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। मैंने ड्रॉ करने की सोची थी बट फिर बहुत टाइम जाता इसलिए शीट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चे को क्वेश्चन आ गया, भाई ये क्या नया वर्ड आ गया और ये कौन सा अलग ट्राइंगल होता है, हमें तो जाना ही नहीं था। फिर हमने पहले उनकी प्रायर नॉलेज को चेक करेंगे, प्रायर नॉलेज को रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, उनकी पास्ट नॉलेज को। तो हमने बताया कि आपको नॉर्मली तो पता है ना कि ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। 3 साइड्स ए बी, बी सी, सी ए, 3 एंगल, एंगल नंबर 1, 2, 3 और 3 वर्टिसेस ए, बी एंड सी। यहाँ पे हमने क्या करा, उनकी प्रायर नॉलेज को रिवाइज भी करवा दिया और जिसको आता था उसको हमने उस टाइम पे भी रीइंफोर्स कर दिया। अब हम लाएंगे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन। अब हम उनको डेफिनेशन देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल की। दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हो। दैट इज अगर एक 15 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी और थर्ड साइड भी हमारी क्या होगी, 15 सेंटीमीटर। दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3, दैट इज 60 डिग्री। हम बच्चों को डी से कहते हैं नापने के लिए बोल सकते हैं, मेजर करने के लिए बोल सकते हैं। बच्चा स्केल से इसको कर सकता है, आप बोर्ड पे कर सकते हो, बच्चों की कॉपी में बनवा सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों को मालूम पड़ा व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो और सारी साइड्स का एंगल का क्या मेजर हो, 60 डिग्री हो। उसके बाद जो लास्ट है हमारा स्टेप, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराना, वो आप पूरा कंस्ट्रक्ट कराओगे अकॉर्डिंग टू योर क्लास लेवल की। अगर वहां पे सिर्फ ड्रॉ करवाना है या कंस्ट्रक्ट कराना है विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड डी, वो अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ वो स्टेप्स तो अभी मैं दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, हम बच्चों को बोलेंगे कि अब आप ऐसे एग्जाम्पल्स और बनाइए। छोटे बच्चे हैं तो स्केल से ड्रॉ करेंगे, उनके लिए 3 साइड्स इक्वल, इक्विलेटर इतना इनफ है, 60 डिग्री पे हम नहीं जाते हैं। फिर प्रोवाइड करेंगे स्कोर एंड रेविडेशन, चेक करके कि कितने बच्चों ने सही करा, कितने बच्चों ने गलत करा, और कहाँ गलत करा, उनको कहाँ पे कंफ्यूजन रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर लास्ट स्टेप होता है शो पिक्चर्स, आस्क टू आइडेंटिफाई। अब बच्चों को अलग अलग ट्राइंगल देंगे हम और बोलेंगे कि अब इनमें से बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट फिगर बताई, इसमें मैंने आप देख सकते हैं स्केल एंड ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चों को यहाँ पे देखना होगा कि विच ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो बच्चा देख सकता है कि रेड वन एंड द ब्लू वन आर इक्विलेटरल। बच्चा इसको मेजर कर सकता है स्केल से, और अगर बड़ा है तो वो डी से भी मेजर कर सकता है। अब जनरलाइजेशन जो लास्ट स्टेप है, मतलब हमें उसको डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस देने हैं, एग्जांपल्स देने हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल, बच्चा कहीं नहीं जाता होगा, स्कूल तो आ ही रहा है, तो रास्ते में उसको बोर्ड्स तो दिखते ही होंगे, और इस बोर्ड को भी सब जानते होंगे, दैट इज गिव वे, जितने भी लोग ड्राइविंग वगैरह करते हैं। और अगर नहीं भी तो आपको रोड पे दिखता होगा। तो ये जो ट्रैफिक इंस्ट्रक्शंस पे होते हैं ना बोर्ड, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, या तो वो सर्कल होंगे और या तो ट्राइंगल होंगे, और ट्राइंगल में हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पिरामिड्स हो गए एग्जांपल में, और जो ब्रिजेस के नीचे ट्राइंगल की शेप होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में होती है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पूरा वेट का। हम बच्चों को एग्जांपल दे सकते हैं, बच्चा जनरलाइज कर पाएगा कि वो बाहर जा रहा है ना, बाहर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उनका यूज है। अब उसको समझ में आएगा, ओके ये जो मैंने पढ़ा है ना ये यूजफुल है, मैं इसको हर जगह यूज कर सकता हूँ। अब आपने ये देखा कि हमने 9 इवेंट्स को कैसे करा, लेकिन बात आती है कि हमने ये सब जो पढ़ा था अभी, टैक्सोनॉमी या फिर कंडीशन ऑफ लर्निंग, अगर अब बच्चा यहाँ पे उसको ड्रॉ कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, उसके ऊपर कैसे ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है, उस चीज को समझ पा रहा है, इट मीन्स उसका कॉग्निटिव डोमेन कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, जो हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा। फिर बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की। जब बच्चा अपने आप को एग्जाम्पल दे रहा है, वो उसके बिहेवियर में आ रहा है, उसको समझ रहा है, वो हमारा हो गया अफेक्टिव डोमेन ना। लास्ट इज साइकोमोटर। बच्चा जब खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपनी फाइन मोटर्स, अपने ग्रॉस मोटर को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये हो गया उसका अफेक्टिव डोमेन। कंडीशन ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, तो हमने जो कंडीशन ऑफ लर्निंग पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था हमारा एक हायरार्की जो इजी टू कॉम्प्लेक्स है, नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर जाते जाते इंक्रीज होता रहता है, जो बिहेवियर टू कॉग्निटिव भी है। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग। बच्चे भी क्या, आप देखते होंगे प्री मैथमेटिक्स स्किल्स में आ जाता है ट्राइंगल, तो नर्सरी क्लास में बच्चों को मालूम होता है ट्राइंगल क्या है। उनके लिए ट्राइंगल मतलब बस जिसकी 3 साइड है वो ट्राइंगल है, वो उनका सिग्नल बन चुका है। वो कहीं भी 3 साइड देखेंगे ना, वो कैसा भी हो वो ट्राइंगल बोलेंगे। तो ये क्या है, एसोसिएट कर दिया है उसको, ये कहाँ पे है, सिग्नल लर्निंग कर दी। फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बच्चों को आप ट्राइंगल बोलो वो तुरंत रिस्पॉन्स देगा जिसकी 3 साइड्स होती है, तो ये क्या है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। फिर चेनिंग, बच्चा ड्रॉ भी कर रहा है, वो अपने आई हैंड कोऑर्डिनेशन एज वेल एज अपने जो प्रायर नॉलेज है उसको चेन कर रहा है, अपने इंस्ट्रक्शंस को चेन कर पा रहा है। फिर है वर्बल एसोसिएशन, बच्चा बता पाता है कि कौन कौन सी शेप ट्राइंगल की है। मैं आइसक्रीम खाता हूँ ना, उसका कौन ट्राइंगल होता है, ठीक है। फिर मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, वो ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। तो ये एक एक स्टेज पे है जो बच्चा समझ रहा है। स्टार्टिंग में बच्चे को सब ट्राइंगल पता होगा, लेकिन स्क्वायर ले आओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा अच्छा ट्राइंगल ये है, स्क्वायर ये है, और वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। फिर है रूल लर्निंग, जब बच्चा बड़ा होता है हम बताते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं, वो कितने डिग्री के होते हैं, उनकी थ्योरम्स होती हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा रूल लर्निंग की स्टेज पे आ गया। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी बेस पे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेज तक बच्चा उस कंसेप्ट को लेके आ चुका है। तो कहीं ना कहीं गैगने की थ्योरी ने हर एक पॉइंट को कवर करा है, बहुत अच्छी थ्योरी है अपने आप में, और आजकल तो बहुत ज्यादा फेमस है। किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आप ले लीजिए, किसी भी एग्जाम, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, DSSS, स्टेट टेट, CTET, हर जगह आजकल इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन कंडीशन ऑफ लर्निंग से आए हैं, बट कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। एक बार ना कमेंट कर दो कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है। सो हम क्वेश्चन आंसर पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज टेस्ट जो आपका होना है। सो किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसको अभी क्लियर कर दूंगी, सो दैट क्वेश्चन करते हुए आपको कोई दिक्कत ना हो।
हाँ, पूरी थ्योरी में किसी को कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं आप। यस, नो, ओके। सो आई होप सबको क्लियर हो गई है और सबको समझ में आ गई है। हमने कोशिश करी है कि सब कुछ, और अगर कुछ रह गया है और आपको हेलो उसकी इंफॉर्मेशन, लेट अस नो। हेलो Yes, मैम, ma'am. जो आपने बताया ना 5th नंबर पे ये मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मैम इसके Yes. बाद कौन सा आपने एक रूल बताया था? रूल रनिंग है, फिर कंसेप्ट क्या लर्निंग प्रोसेस? आएगा, कंसेप्ट आएगा, फिर रूल लर्निंग आएगा। ओके मैम, मैम यही कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी सी। मल्टीपल डिस्क्रिप्शन देन कंसेप्ट लर्निंग। मैं थोड़ा ओके जल्दी कर रही थी ताकि टाइम ना जाए, सॉरी। ओके ओके ओके। नहीं एक्चुअली ना मैंने लिखा था लेकिन फिर बीच में मिस हो गया, तो फिर मुझे लगा शायद मेरी मिस्टेक ना हो, नहीं इसीलिए। नहीं, ओके ओके, इट्स ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कोई डाउट है? ओके, सो आई होप सबको क्लियर है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपने। सो लेट मी ओवर टू अंजलि मैम। अंजलि मैम, आप क्वेश्चन आंसर शेयर करिए और यस मैम, मैं अब टेस्ट हो जाए, देखते हैं। किसी ने अगर कुछ पूछा नहीं है, इट मीन सबको आ गया है, तो सबके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। वी होप कि आज सबका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं सीटेट के, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, सीटेट, DSSS, KVS, कोई भी टेट। हम 2 टॉपिक अपने क्लियर कर चुके हैं, माइक्रो टीचिंग एंड गैन। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज नहीं किसी और दिन कोई डाउट आ रहा है, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे हमको इन्फॉर्म कर सकते हो। हम आपके डाउट्स वहां भी लेंगे। आप चाहो तो हम ग्रुप को भी ओपन कर सकते हैं, वहां पे भी एक अच्छा डिस्कशन हो सकता है, हेल्दी डिस्कशन। यस, तो मैम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ओके मैम। वरना फिर 40 मिनट्स होंगे और मीटिंग रीजन होगी। मैम, mic is off, mic is off. Ma'am, your mic is off and please start from starting. Mic on करिए अपना। Yes. ओके मैम, यस, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए ओके वापस। इट्स क्वेश्चन नंबर 2 आई होप। यहाँ ओके मैम, स्टार्ट करते हैं। सब पेपर पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, दिस थ्योरी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स? ये थ्योरी कितने कंपोनेंट से बनी है? इस थ्योरी में कितने कंपोनेंट्स हैं? 7, 9, 3 एंड 5। करेक्ट आंसर लगाइए A, B, C और D। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, एबिलिटी टू लर्न, रिमेम्बर एंड थिंक इंक्लूड इन विच डोमेन? कौन से डोमेन में एबिलिटी टू लर्न, थिंक एंड रिमेम्बर आता है? कॉग्निटिव, टीचिंग, अफेक्टिव या साइकोमोटर? अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट रहा है, फिर हम लोग स्पीड ज्यादा है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? ये थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस की? रॉबर्ट एम गैने, D.D. तिवारी, D.W. एलन या पियाजे? किसने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी? थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन 4, इन द हायरार्की ऑफ लर्निंग विच इज टॉप मोस्ट और कॉम्प्लेक्स? हमारे हायरार्की ऑफ लर्निंग में टॉप मोस्ट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है? चेनिंग, रूल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग? चेनिंग आएगा, रूल लर्निंग आएगा, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आएगा या प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा? ओके। क्वेश्चन 5, सिग्नल लर्निंग इज बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, बोथ या नन? सिग्नल लर्निंग किस पर बेस्ड है? हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलोव ने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी,
बोथ दोनों पर या किसी पर भी नहीं। ए बी सी या डी, कौन सा करेक्ट होगा आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग इज बेस्ड ऑन। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग किस पर बेस्ड है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, बोथ या नन। क्लासिकल पे होगी, मतलब किस पे हमारी ये कंडीशनिंग, ये जो लर्निंग है डिपेंड है, बेस्ड है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आंसर मत करिए का, एक मिनट मैम। यस चैट बॉक्स में प्लीज आंसर मत करिए, आपको अपने कॉपी में नोट करना है, लास्ट में हम आंसर बताएंगे सो दैट एवरीवन अपने स्कोर काउंट कर सके कि उनको कितना आया है और कितना कंफ्यूजन है। यस यस यस, आप लोग प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए आंसर्स को। या क्वेश्चन नंबर 7, लिंक 2 और मोर वर्ड्स और आइडियाज इंक्लूड इन। 2 और मोर आइडियाज या वर्ड्स को लिंक करना किस में इंक्लूड होता है? चेनिंग में, रूल लर्निंग में, वर्बल एसोसिएशन या फिर कंसेप्ट लर्निंग, किस में इंक्लूड होता है? ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट इवेंट ऑफ लर्निंग इज। हमारी लर्निंग का फर्स्ट इवेंट कौन सा है? एलिसाइटिंग परफॉर्मेंस, रीइंफोर्समेंट, गेनिंग अटेंशन या ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट इवेंट ऑफ लर्निंग कौन सा होगा? ए बी सी और डी। Question 9, creating a study guides and preparing students for note taking is an examples of what event? गाइड्स को प्रिपेयर करना, क्रिएट करना, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना नोट टेकिंग के लिए, तो ये किस में आएगा? गेन अटेंशन में, रिट्राइवल में, प्रोवाइड फीडबैक या प्रोवाइड लर्नर गाइडेंस। हिरार्की में किस में आएगा ये? यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, जनरलाइजेशन इन्वॉल्व इन विच इवेंट। जनरलाइजेशन किस इवेंट में इंक्लूड है? मैम ने आपको बताया होगा जनरलाइजेशन होता क्या है, अपनी डेली लाइफ में जो भी हमने सीखा है उसे यूज करना, तो उसको वो किस में इंक्लूड होता है? प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, एलिसाइटिंग परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेंसी या एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 11, इवेंट्स आर। कितने इवेंट्स हम लोगों ने पढ़े या गैने ने कितने इवेंट्स बताए हैं लर्निंग के? 9, 6, 8 या 5? यस। क्वेश्चन नंबर 12, विच डोमेन एनेबल्स द टीचर टू वर्क ऑन मोटर स्किल्स। कौन सा डोमेन है जो टीचर को मोटर स्किल्स पे वर्क करने के लिए हेल्प करता है? साइकोमोटर, अफेक्टिव, कॉग्निटिव या बिहेवियरल। क्वेश्चन नंबर 13, कंडीशंस ऑफ लर्निंग लाइंड अप इन अ मैनर। कैसे कंडीशंस ऑफ लर्निंग को लाइंड अप किया गया है? ए हिरार्की में, बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, सी फर्स्ट बिहेवियरल एस्पेक्ट्स देन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। कैसे उन्हें लाइंड अप किया गया है? या ऑल ऑफ द अबव। या क्वेश्चन 14, लर्निंग ऑफ पोएम एंड और सॉन्ग, सॉरी, लर्निंग ऑफ पोएम और सॉन्ग इज ऑफ कंसेप्ट लर्निंग, चेन लर्निंग, रूल लर्निंग या वर्बल। किसमें है हमारा लर्निंग ऑफ, किस में आएगा? कंसेप्ट लर्निंग में, चेन लर्निंग में, रूल लर्निंग में या वर्बल में। क्वेश्चन नंबर 15, ये जो हमारे दिए हुए हैं 1 to 4 तक, हमें इन्हें अरेंज करना है इजी टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में। चेनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, सिग्नल लर्निंग। हिरार्की को देखते हुए, हिरार्की को ध्यान में रखकर हमें इन्हें अरेंज करना है इजी टू कॉम्प्लेक्स में। कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी या डी? नेक्स्ट क्वेश्चन 16, you are a 5th class science teacher about to introduce a unit on animals. How would you gain the students attention? आप एक 5th क्लास की साइंस टीचर हैं, आपको इंट्रोड्यूस करना है एनिमल्स का चैप्टर, यूनिट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो यूनिट है, हाउ वुड यू गेन द स्टूडेंट, आप स्टूडेंट्स का अटेंशन कैसे गेन करेंगी? हम लोगों ने पढ़ा कि ये भी एक हमारा इवेंट है।
तो उसमें क्या आएगा, कंडक्ट अ 2 to 4s ये करोगे, कंडक्ट अ प्री टेस्ट, शो मूवी क्लिप्स ऑफ एनिमल्स या शो अ डाइसेक्शन। क्या इफेक्टिव होगा उनका गेन अटेंशन गेन करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, you are a third grade teacher in an inclusion classroom. You realize some of your students are not grasping the concept of obtuse, acute and right angles. What do you do to guide your students? आप एक थर्ड क्लास के टीचर हो, एक इंक्लूजन क्लासरूम में, आपने रियलाइज किया कि सब स्टूडेंट्स ये ऑब्ट्यूज, एक्यूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होते हैं एंगल्स, उन्हें ऑब्टेन वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे उन्हें गाइड करने के लिए। हैव देम यूज हाउसहोल्ड आइटम्स सच एज स्पैगेटी टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब उन्हें हाउस होल्ड आइटम्स कुछ ऐसे यूज करोगे उन्हें समझाने के लिए। क्रिएट अ नोट कार्ड्स एंड डायग्राम्स ऑफ एंगल्स, नोट कार्ड और डायग्राम्स बनाओगे, क्रिएट करोगे एंगल्स के। मेक अ स्टडी गाइड विद डेफिनेशंस ऑफ एंगल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों एक्टिविटी में से कौन सी होगी, या फिर ये तीनों ही हेल्पफुल होंगी, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, आस्किंग स्टूडेंट व्हाट देयर नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स बिफोर टीचिंग अ यूनिट अबाउट द सोलर सिस्टम वुड बी एन एग्जांपल ऑफ। स्टूडेंट से पूछना, अब हमें एक यूनिट पढ़ानी है उन्हें प्लैनेट, उससे पहले उनसे पूछना कि क्या क्या आपको प्लैनेट्स के बारे में पता है, सोलर सिस्टम के बारे में क्या क्या पता है, एक प्रायर नॉलेज उनके जानना। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, गेन अटेंशन, असेस परफॉर्मेंस, जनरलाइजेशन या स्टिमुलस, रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। Yeah, 19th questions. Rubrics, post-test and informal assessments are developed for what event? Rubrics, post-test and informal assessment किसके लिए, कौन से event के लिए develop किए जाते हैं? Enhance retention and transfer, assess performance, elicit performance या gain attention। इन चारों में से कौन सा सही होगा? And the last one is the book of Gaine। किसने कौन सी बुक थी गैने की, जो कि मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में गैने के बारे में। उसमें साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, कंडीशंस ऑफ लर्निंग या फिर ऑल ऑफ द अबव, या ये सब बुक्स उन्होंने दी। कौन सी बुक थी आप हमें बता सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों का कुछ एक क्वेश्चन कोई छूटा है तो आप हमें बता सकते हैं। यस, let me check. Question 15, Ritika. Okay. Yes, question 15 ये थोड़ा लॉन्ग ही है, आप लोग देख लीजिए। इसका करेक्ट हमारा अरेंज कैसे हो गए, इजी टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में। चेनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन या सिग्नल लर्निंग। किसी और का कोई और क्वेश्चन अगर यहाँ पर मिस हुआ है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए फास्ट, टाइम जाने वाला है। वी आर गिविंग द टाइम फॉर सो दैट आप लोग क्वेश्चंस के सारे आंसर्स कर सके। वी विल वेट फॉर 2 more minutes। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या दिक्कत हो या कन्वर्जन चाहता हो किसी क्वेश्चन का, तो लेट अस नो। क्वेश्चन नंबर 9 and 15 मैम एक बार 15 रिविजिट कर लीजिए। क्वेश्चन 15 यहाँ पे जरूरी है कि आप एक बार देख लो कि क्या है, 1 कौन सा है, 2, 3 and 4, और उसको हमें इजी टू कॉम्प्लेक्स लगाना है। मेन पॉइंट ये है यहाँ पे। क्वेश्चन 9 मैम। यस मैम, रितिका ने बोला यस। हाँ, ओके।
Yes, ma'am. Creating a study. Creating a study guides and preparing students for note taking is an examples of what event? Gain attention, retrieval, provide feedback, या provide learner guidance. I think अब सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं. So can we share the answers? So ma'am, let's share the answer. Yes, okay. मैम स्क्रीन ऑफ कर लीजिए, आंसर शेयर करते हैं. Yes. सो मैम ऐसे बताएंगे, जैसे फर्स्ट का ए है तो बी है, तो मैम वैसे बताएंगे, आपने टिक करते रहिए और एट द एंड हम देखेंगे कि कितना स्कोर हुआ है. ठीक है, सो एक इवैल्यूएशन टाइप का हो जाएगा. सो मैम आंसर शेयर कर सकते हैं. फर्स्ट का आंसर होगा सी, सेकंड का ए, 3 का ए, 4 का डी, 5 का ए, 6 का बी, 7 का सी, 8 का सी, 9th डी, 10th डी, 11th A, 12th A, 13th D, 14th A, 15th A, 16th C, 17th D, 18th D, 19th B, 20 C. I think time is going out, so हमें फिर से rejoin करना पड़ेगा. Less than 1 minute are. सबके आंसर्स हो गए हैं? B 18 करेक्ट. गुड. जिसके मैम आपकी और वॉइस ऑफ है. यस मैम, मीटिंग ऑफ होने में कितना टाइम है अभी? लेस देन 1 मिनट. ओके, सो फ्रेंड्स प्लीज रीजॉइन कर लीजिए ताकि हम एक डिस्कस कर सके सारे पॉइंट्स को अच्छे से. 10 to 15 मिनट्स की और होगी मीटिंग. प्लीज रीजॉइन कर लीजिए विद द सेम लिंक एंड पासवर्ड. सो आई थिंक सारे पार्टिसिपेंट आ गए क्या? ओनली 10. आधे लोग गायब हो गए हैं. सो 2 मिनट रुक जाते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट आ जाए. जिसके तो आंसर सही होंगे, शायद होना ही है. जिसको डाउट होगा वही आएगा. 13 का आंसर 13 का डी है. रितिका ने पूछा है, 13 का डी है रितिका. ओके, यस. तेरा वजह एटीन का डी है. सो अगर
स्टार्ट करते हैं वापस। आई थिंक जितने को ज्वाइन होना था वो हो चुके हैं। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज लेट अस नो। कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है, मतलब यहाँ पे हमने जो समझाया वहां पे कहीं इशू है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, या कोई और डाउट हो इस थ्योरी के रिगार्डिंग, कोई और क्वेश्चन आपके पास हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई मैसेज नहीं कर रहा तो इट मीन सबको अच्छा लगा, मतलब सबको कोई डाउट नहीं है, सबके आंसर सही हैं और किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है। 7 क्वेश्चन में डाउट है किसी को। सो लिंक 2 और मोर वर्ड्स आइडियाज इंक्लूड इन, इसका आंसर होगा सी, दैट इज वर्बल एसोसिएशन। तो जब हम 2 वर्ड्स को या फिर आइडियाज को लिंक करते हैं, आइडियाज को, नॉलेज को, तो हम उसको कहते हैं वर्बल एसोसिएशन। सो इसका आंसर रितिका वर्बल एसोसिएशन होगा। क्यों? क्योंकि जब हम वर्ड्स को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को लिंक करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो वर्बल एसोसिएशन है। वर्बल इट डजंट मीन कि सिर्फ जो हम वर्बली सुन पा रहे हैं वही होगा या फिर हम वर्बली बोल पा रहे हैं। कोई भी नॉलेज को ज्वाइन करना, उनको चेन करना, उसको हम वर्बल एसोसिएशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू गेनो। ओके, आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं है। सो होप फ्रेंड्स आप सबको ये सेशन पसंद आया हो। क्या आप लोगों के लिए ये सेशन यूजफुल रहा या नहीं, आप प्लीज हमें फीडबैक फॉर्म में प्लीज बताइएगा। हम फीडबैक फॉर्म ऑलरेडी दे चुके हैं चैट बॉक्स में। यस, Yeah, feedback form has been given. Please fill everyone. या और लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। और अपने अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी बताइएगा ताकि हम जान सके कि आगे आपको और कौन कौन से टॉपिक चाहिए।